गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, एडजस्टमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एडजस्टमेंट की दो पॉइंट्स जो है वो पढ़े थे, क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आज देखना तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पर पूर्वदत्त व्यय का प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या बता रहा है। मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या बोल रहा है कि व्यापार में कभी कभी किसी व्यय की राशि का भुगतान अधिक मात्रा में कर दिया जाता है। होता है, व्यापार हो रहा है तो क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा एक्सपेंसेस होता है जिसकी राशि का भुगतान क्या होता है, अधिक मात्रा में कर दिया जाता है उस वर्ष में, ठीक है। तथा ऐसे व्यय की राशि चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी प्राप्त होती है। अब देखिए, जो आप व्यापार कर रहे हैं और आप चालू वर्ष में आप चालू वर्ष में क्या किए कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंसेस है, कोई ऐसा खर्च है जिसको आपने अधिक मात्रा में कर दिया हो। तो ऐसे व्यय जो होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो चालू वित्तीय वर्ष के साथ साथ, ठीक है, आगामी जो आने वाला वर्ष है उस वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी आप जो है वो एक्सपेंसेस का भुगतान कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है, जैसे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि टेलीफोन एक्सपेंसेस हो रहा है या रेंट है। तो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो आप क्या कर रहे हैं, या कर होता है या बीमा होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप क्या कर रहे हैं कि आप चालू वित्तीय वर्ष में, जैसे आपका जो 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021 के अंत में क्या करेंगे आप कि 2022 का भी कुछ कर जो है वो पे कर देंगे, भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो इसी जो चालू वर्ष में जो एक्सपेंसेस को पे किया गया है, उसी हम लोग एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे लिख रहा है, ऊपर में देखिएगा, भुगतान की गई व्यय राशि में जिस राशि का संबंध आगामी वर्ष से रहता है उस व्यय की राशि को ही पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है, ठीक है। जो आप व्यापार कर रहे हैं तो आप क्या है, किसी एक्सपेंसेस कोई ऐसा एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर दे रहे हैं उस एक्सपेंसेस से के संबंध में, ठीक है। तो जिस अधिक राशि को आप अधिक मात्रा में, या बोला जाए जिस राशि का संबंध जो है आगामी वर्ष से होता है, ठीक है, आने वाले वर्ष से होता है, उस व्यय की राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ दूसरे शब्दों में जो है कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा है, यहाँ देखिएगा दिया हुआ है, चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित हों। आप 2021 में आप व्यापार कर रहे हैं और 2021 में जो है 2022 के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस जो है वो पे कर दिए, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है उस एक्सपेंसेस से के संबंध में जो है वो पेड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे वही कोई ऐसे एक्सपेंसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार के व्यय को असमाप्त व्यय भी कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार के व्यय को क्या बोलते हैं, असमाप्त व्यय भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि असमाप्त व्यय, तो आप लोग को घबराना नहीं है, असमाप्त व्यय को ही क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इस प्रकार के व्ययों में बीमा, कर, किराया, टेलीफोन आदि व्यय सम्मिलित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता भी दिया है कि इस प्रकार जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस में प्रीपेड में जो है किन व्ययों को शामिल किया जाता है। तो बीमा हो गया, जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपने व्यापार का, अपने व्यापार में टैक्स दे रहे हैं, अपने व्यापार का किराया दे रहे हैं, गोडाउन लिए हैं, ठीक है, या टेलीफोन एक्सपेंसेस है। इन सारे एक्सपेंसेस को क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है।
इसकी समायोजन प्रविष्टि निम्नानुसार की जाती है। अब देखिए इसका जो जनरल प्रविष्टि है वो कैसे होगा, वो आप लोग को सामने आपके हैं। तो देखिए इससे पहले जो मैं आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय, तो अदत्त व्यय जो होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। पर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, पूर्वदत्त व्यय क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय का क्या है, समायोजन करने पर। अब देखिए उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में क्या दिया हुआ है, पूर्वदत्त व्यय किस प्रकार का खाता होता है, तो पूर्वदत्त व्यय जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि पूर्वदत्त व्यय की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय से घटाई जाती है। अब देखिए जो पूर्वदत्त व्यय जो होता है, ठीक है, वो लाभ हानि खाता जब आप बनाएंगे, व्यापार खाता के बाद जब आप लाभ हानि खाता बनाएंगे तो उस लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, ठीक है, किस पक्ष में, तो आपके बाएं हाथ के पक्ष बाएं हाथ के जो साइड में जो पक्ष आएगा, ठीक है, तो उस पक्ष में क्या करेंगे, संबंधित व्यय से। अब जैसे मान लेते हैं कि पूर्वदत्त बीमा दिया हुआ है, ठीक है, तो पूर्वदत्त बीमा को क्या करते हैं, संबंधित व्यय में तो बीमा जो रहेगा उसमें क्या किया जाएगा, घटाया जाता है, ठीक है, तथा इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। अब देखिए पूर्वदत्त का दो जगह पर एंट्री होता है, पूर्वदत्त एक्सपेंसेस जो होता है उसका दो जगह पर लिखा होता है, एक तो लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय में क्या है, घटाया जाता है, और फिर उसके बाद चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस को लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, यदि पूर्वदत्त व्यय तलपट में उपस्थित है। अब देखिए जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया था, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि देखिए जब भी ये तलपट में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बीमा व्यय खाता विकलन। देखिए ट्रायल बैलेंस में हमेशा जो भी एक्सपेंसेस होता है डेबिट होता है, तो बीमा है जो क्या है वो एक्सपेंसेस है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट जो है 1500 रुपये से डेबिट किया गया है क्वेश्चन में, क्लियर है। अब देखिए एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ है समायोजन, हमेशा नीचे ही दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस का जो बॉक्स रहता है उसके नीचे दिया रहेगा समायोजन, एडजस्टमेंट। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि पूर्वदत्त बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, समायोजन प्रविष्टि कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री जो कि आपको इस चैप्टर में करना नहीं है, ना तो आगे वाले चैप्टर में करना है, जनरल एंट्री हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो जनरल एंट्री जो है आपके नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है। अब देखिए क्या है, जनरल एंट्री कैसे किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 500 जो समायोजन में दिया हुआ था पूर्वदत्त बीमा के बारे में, ठीक है। अब देखिए उसका जनरल एंट्री हो रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, और बीमा व्यय खाते को क्रेडिट किए हैं टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या किए हैं, क्रेडिट किए 500 रुपये से, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये हो गया जनरल एंट्री। अब देखिए लाभ हानि खाता में इसका लेखा कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका लेखा होगा डेबिट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी बताया हूँ कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, दोनों ही अकाउंट में क्या है, सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। बस अंतर क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो लेखा होता है, जो एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, डेबिट किया जाता है, वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं व्यापार के प्रत्यक्ष व्ययों से संबंध रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंध रखते हैं। अब लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जो एक्सपेंसेस लिखा जाता है, ठीक है, वो क्या होते हैं कि इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष व्यय से संबंध रखते हैं, ठीक है।
तो बीमा वगैरह कर हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लाभ हानि खाता में इसका लेखा करते हैं। अब देखिए लाभ हानि खाता में इसका लेखा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है बीमा व्यय खाता 1500 रुपये, देखें आप देखेंगे तो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, 1500 रुपये। कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में? 1500 रुपये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए ट्रायल बैलेंस में जो 1500 रुपये दिया हुआ है बीमा व्यय खाता, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे? लाभ हानि खाता में 1500 रुपये को डेबिट करेंगे। डेबिट कर दिए। अब देखिए समायोजन में दिया होता है पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमेशा संबंधित व्यय में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो माइनस कर दे रहे हैं 500 रुपीज़। माइनस करने के बाद अमाउंट कॉलम में कितना लिखेंगे? 1000 रुपीज़। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं पहले ही बताया था आप पूर्वदत्त बीमा, ठीक है, आपने बीमा का पैसा जो है वो आपने क्या किया है? एडवांस दे दिया है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा। तो करंट एसेट्स है मतलब अब आपको क्या है? आगामी वर्ष में उसका भुगतान कम करना है, ठीक है, जितना आप कर चुके हैं उतना काट कर आपको बाकी जो रहेगा वो भुगतान करना है। तो इसलिए क्या हो गया? ये करंट एसेट्स हो जाता है। अब करंट एसेट्स को क्या करेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में चिट्ठा में दिया हुआ है पूर्वदत्त बीमा जो है वो हम लोग क्या किए? एसेट साइड में जो है लिखे 500 रुपीज़। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद है चौथा पॉइंट जो है उपार्जित आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्रूएड इनकम, ठीक है, उपार्जित आय। अब देखिए उपार्जित आय का अर्थ क्या बोल रहा है? मीनिंग ऑफ एक्रूएड इनकम। व्यापार में सामान्यतः इस तरह की आय भी हो सकती है जिसके लिए लेखा अवधि में सेवाएं दी जा चुकी हैं किंतु उसकी प्राप्ति जो है वर्ष के अंत तक नहीं हुई है। अब देखिए व्यापार में कुछ आय जो है, कुछ इनकम जो है, ऐसा भी हो सकता है जिसका सेवा आपने दिया है, ठीक है, आपने उस वर्ष में सेवा दे चुके हैं, परंतु उसका जो आय होना था वो वर्ष के अंत तक नहीं हो पाया है। इस प्रकार की आय को ही उपार्जित आय, एक्रूएड या ईयर्नेड इनकम कहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह आय जो अभी प्राप्त नहीं हुई किंतु अर्जित की जा चुकी है, उपार्जित या अप्राप्त आय कही जाती है। अब देखिए संक्षेप में क्या बोल रहा है कि ऐसा आय जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है पर आपने कमा लिया है, ठीक है, अर्जित का मतलब क्या होता है? कमाना। किंतु आपने क्या कर लिया है? अर्जित कर लिया, आपने कमा लिया है, पर उस वर्ष के अंत तक आपको उसका आय नहीं हुआ है, तो उसी आय को हम लोग क्या बोलेंगे? उपार्जित या अप्राप्त आय कहेंगे। जैसे दिया हुआ है देखिए यहाँ पास कि लेखा वर्ष की अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर है, दिसंबर माह का किराया प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं और आप कुछ गोडाउन वगैरह, दुकान वगैरह जो है किराए पे दिए हुए हैं, या इस तिथि को किसी व्यक्ति पर ब्याज प्राप्त कर लिया है किंतु उसकी राशि उक्त तिथि पर प्राप्त नहीं हुई है। अब जैसे आप किसी व्यक्ति को जो है इंटरेस्ट पर जो है लोन दिए हैं, ठीक है, तो आपने ब्याज जो है वो कमा लिया है पर आपको उस तिथि तक जो है वो ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में क्या है? उपार्जित आय दिसंबर का किराया व ब्याज की अप्राप्त राशि होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल बहुत अच्छा समझा रहा हूँ। देखिए जैसे स्कूल जो है, आपके स्कूल का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके स्कूल का कुछ शॉप, दुकान जो है वो रेंट पर है, ठीक है। RKPS का जो है कुछ शॉप जो है वो रेंट पर है, दुकान जो है वो रेंट पर है, ठीक है। तो अब देखिए स्कूल का जो वर्ष होता है, ठीक है, मान लेते हैं सपोज कि 31 दिसंबर को जो है स्कूल अपनी लेखा बंद करती है, तो जो दुकान है वो क्या हो रहा है कि किराया कब देगा? दिसंबर जब ख़त्म हो जाएगा तभी जनवरी में उसका किराया देगा, ठीक है। तो स्कूल का जो है वो लेखा वर्ष कब ख़त्म हो रहा है? तो दिसंबर में। अब देखिए उसका किराया कब प्राप्त होगा? तो कोई भी दुकानदार जो है वो किराया कब देगा? तो दिसंबर जब ख़त्म होगा तभी देगा, जनवरी में अगले वर्ष, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा कि स्कूल ने किराया तो कमा लिया है पर उसको क्या है कि वर्ष के अंत तक, ठीक है,
वर्ष के अंत तक जो है उसको किराया का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसी को बोला जाता है एक्रूएड इनकम। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाएगा, ठीक है, समायोजन प्रविष्टि जो है वो कैसे किया जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री जो होगा, उपार्जित आय खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्रूएड इनकम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू इनकम अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। नरेशन में लिखेंगे बिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूएड इनकम। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बोल रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए कि उपार्जित आय, एक्रूएड इनकम अकाउंट जो होता है ये भी एक पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अंतिम खाते बनाते समय उपार्जित आय को लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की राशि में जोड़ा जाता है। जब आप अंतिम खाता बनाएंगे, ठीक है, तो अंतिम खाता में व्यापार खाता के बाद कौन सा खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं। तो लाभ हानि खाता के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है, संबंधित आय की राशि में जोड़ा जाएगा। जैसे रेंट है तो रेंट में क्या करेंगे, उपार्जित किराए को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, उपार्जित आय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, तो उपार्जित आय को चिट्ठे के, अब जो आपने कमा लिया है तो वो आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया, संपत्ति हो गया, तो संपत्ति को किधर लिखेंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाता है। फिर चौथा पॉइंट है, यदि उपार्जित आय की राशि तलपट में उपस्थित है, यदि जो समायोजन जो है वो कहाँ पर दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, तलपट में दिया रहेगा, तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखना चाहिए। अब देखिए अगर ट्रायल बैलेंस में दे देगा, जैसा हम लोग आउटस्टैंडिंग के बारे में पढ़े थे, प्रीपेड के बारे में पढ़े थे, तो सेम उसी तरह से इसका भी कंडीशन वही है। क्या होगा कि अगर उपार्जित आय जो है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग लाभ हानि खाता में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको लिख देंगे। किसको लिखेंगे, तो उपार्जित आय को लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। देखिए उदाहरण ट्रायल बैलेंस जो है वो दिया हुआ है किराया प्राप्त। किराया प्राप्त कितना दिया हुआ है, अब देखिए किराया जो प्राप्त हो रहा है तो वो इनकम हो गया, तो इनकम को क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अभी देखिए समायोजन में क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, किराए के 500 रुपये उपार्जित है, मतलब आपने किराया कमा लिया है पर आपको प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए इसका समायोजन कैसे किया जाएगा, लाभ हानि खाता में, सॉरी जर्नल एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री जो दिया हुआ है, उपार्जित किराया खाता एक्रूएड रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये डेबिट कर दिए 500 रुपीज़ से। उसके बाद टू रेंट अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए 500 रुपये से, ठीक है। उसके बाद देखिए लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाता में इसका लेखा कैसे होगा, चूंकि जो है उपार्जित आय है, तो आय जो होता है, देखिए जितना एक्सपेंसेस होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, उसको हम लोग लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और जितना अप्रत्यक्ष आय होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो किराया क्या है, अप्रत्यक्ष आय है, तो अप्रत्यक्ष व्यय को अप्रत्यक्ष आय को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, किराया खाता को 5500 रुपये से क्रेडिट कर रहे हैं लाभ हानि खाता में, और उपार्जित किराया जो दिया हुआ है, एक्रूएड रेंट जो दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। ऐड करने के बाद कितना हो गया, 6000 रुपये। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में किस अमाउंट को लिखा जाता है, तो बैलेंस शीट में सिर्फ जो एडजस्टमेंट रहता है केवल उसका ही लिखा होता है। अब देखिए एडजस्टमेंट आपको कहाँ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है। ये जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो भी अंडरलाइन किया मैं, वो एडजस्टमेंट आपको कहाँ लिखना है, तो उस एडजस्टमेंट को आपको बैलेंस शीट में, चूँकि आय है तो आय क्या होगा, एसेट्स होगा, तो एसेट्स को एसेट्स पक्ष में ही लिखना है, ठीक है, केवल एडजस्टमेंट को लिखना है। जो लाभ हानि खाता में हम लोग टोटल अमाउंट 6000 रुपये लिखे, उसको नहीं लिखना है। जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है 500 रुपीज़ एक्रूएड रेंट, केवल उसको लिखना है बैलेंस शीट में, ठीक है।